शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय पढ़ा रहा हूं, जहां पर आप लोगों से कौन सी यूनिट पर चर्चा हो रही है, तो समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 4 पर चर्चा हो रही है। और यूनिट 4 में आप लोगों से कौन से थिंकर पर चर्चा हो रही है, तो मैक्स वेबर पर। और आज आप लोगों का कौन सा क्लास है, तो आज आप लोगों का मैक्स वेबर पर लास्ट क्लास है। अब आप लोग मैक्स वेबर पर प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं आईएएस एग्जाम में वैकल्पिक विषय में, आप उठाकर उन प्रश्न को पढ़िए। आप देखेंगे कि आपको सारे प्रश्नों का बिल्कुल जवाब आपको पता होगा, क्योंकि आपने लेक्चर सही से देखा है। बिल्कुल आप लोग कोशिश करना, आज के बाद सारे यूपीएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए आप उठाइए और उनको प्रश्नों को सॉल्व करिए। मैक्स वेबर टॉपिक पर आपको एक एक प्रश्न जो है मेरे लेक्चर से ही मिलेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी रणनीति के तहत आप लोगों को मैंने पढ़ाया हूं, इसी तरीके के तहत आप लोगों को मैंने पढ़ाया हूं, ताकि आप लोग बेस्ट तरीके से उत्तर लेखन कर सकें। इस उत्तर लेखन में आप जितना अच्छे तरीके से बेस्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको लगातार उत्तर लेखन करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। तो ये प्रयास अब आप लोगों को करना है, हमें नहीं। बाकी हमारा जो रहेगा वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। ओके, चल। तो आप लोगों से मैक्स वेबर के कौन से टॉपिक पर चर्चा चल रही है, तो शक्ति एवं सत्ता के सिद्धांत। ठीक है, शक्ति एवं सत्ता के सिद्धांत। ठीक है, और हमने आप लोगों को कल बहुत अच्छे लेक्चर, अपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया। और फिर हम लोगों ने जाना कि सत्ता को हम 3 आधार पे जानेंगे। पहला पारंपरिक सत्ता, जिसको मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। आज आप लोगों का करिश्माई प्रधान सत्ता, करिश्माई प्रधान सत्ता, और फिर उसके बाद आपका तार्किक विधिक सत्ता। आज आप लोगों से इसी 2 टॉपिक पर डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद मैक्स वेबर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ओके, तो आपका मैक्स वेबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चल, आज हम आप लोगों से स्टार्ट करते हैं करिश्माई प्रधान सत्ता के बारे में। करिश्माई प्रधान सत्ता। ठीक है, ये जो करिश्माई प्रधान सत्ता का अगर एक थोड़ा मीनिंग जानने का प्रयास किया जाए, तो सिंपल तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर का वरदान, ईश्वर का वरदान। ठीक है, और इस करिश्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो करिश्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम वह किसने किया था, तो वह आपके ट्रोलेस ने किया था। किसने, ट्रोलेस। लेकिन जो आपके वेबर साहब हैं, इन्होंने इस करिश्माई शब्द को समाज शास्त्रीय रूप दिया। कौन सा रूप दिया, समाज शास्त्रीय रूप दिया। ठीक है, और वेबर जी ने कहा ये जो करिश्माई प्रधान सत्ता है, यह करिश्माई प्रधान सत्ता आपको
एक परंपरागत समाज हो, परंपरागत समाज हो या वृहद आधुनिक समाज हो, वृहद आधुनिक औद्योगिक समाज हो, ठीक है, वृहद आधुनिक औद्योगिक समाज हो, समाज हो, ठीक है, समाज हो, यह इन दोनों ही प्रकार के समाज में क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। ये चीज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आपको जानना था, ठीक है। मतलब कि ये जो करिश्माई प्रधान सत्ता है, अभी आप लोग और धीरे धीरे डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और मैं जब समझाऊंगा तो आपके और चीजें समझ में आएंगी। एक मोटा मोटा करिश्माई प्रधान सत्ता का अगर अर्थ देखा जाए तो ईश्वर का वरदान। इस करिश्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ट्रोलेस ने किया। किसने, ट्रोलेस ने किया, ठीक है। वेबर जो थे उन्होंने इस करिश्मा को समाजशास्त्री रूप दिया, जिसको आप करिश्माई प्रधान सत्ता के रूप में पढ़ रहे हैं, ओके। ये जो करिश्माई प्रधान सत्ता है, ये परंपरागत समाज हो या आपका आधुनिक समाज हो, दोनों ही प्रकार के समाज में यह क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो यह किसी भी समाज में, आगे वेबर जी कहते हैं, या किसी भी समाज में यह किसी भी समाज में तब उत्पन्न होती है, तब उत्पन्न होती है जब वह समाज संकट के दौर से, संकट के दौर से गुजर रहा होता है। अर्थात कि हम यह कह सकते हैं कि जो करिश्माई सत्ता है वह कैसे उत्पन्न होता है, तो करिश्माई सत्ता संकट के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात करिश्माई सत्ता संकट के कारण उत्पन्न होता है। तो वेबर साहब आगे कहते हैं, जब ये तो पता चल गया कि ये जो करिश्माई प्रधान सत्ता है, या आपका ट्रेडिशनल समाज हो या मॉडर्न समाज, परंपरागत हो या आधुनिक, ये दोनों ही प्रकार के समाज में उत्पन्न होता है। अब ये हुआ कि भैया ये कब उत्पन्न होगा, तो यह तब उत्पन्न होता है किसी भी समाज में, कोई भी समाज हो, समाज आपका कोई भी हो, यह तब उत्पन्न होगा जब समाज संकट में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समाज संकट के दौर से अगर गुजर रहा है तो करिश्माई प्रधान सत्ता उत्पन्न होती है, या हम कहें सत्ता संकट के कारण यह क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये समाज संकट, सत्ता संकट क्या है ना। आपके मन में प्रश्न आएगा कि यह समाज संकट और सत्ता संकट है क्या। तो दोस्तों यह अब आपको जानना जरूरी है कि यह समाज संकट या इसे सत्ता संकट क्या है। यह अब आपके मन में प्रश्न उठेगा। यह प्रश्न आपके मन में उठेगा कि नहीं, यह बताएं। तो जब किसी भी समाज में, जब किसी भी समाज में
ठीक है, आपके मन में प्रश्न उठा कि ये समाज संकट और सत्ता संकट आ रहे है क्या, तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो जब किसी भी समाज में उपस्थित सत्ता के लोगों को संतुष्ट करने में असमर्थ रह जाती है, तब लोग यह मानने लग जाते हैं कि ठीक है, तब लोग क्या यह मानने लग जाते हैं कि वह सत्ता उनके लिए किसी काम का नहीं है, उनके लिए किसी काम का नहीं है। समझते हैं? अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है, यह देखा कि जो करिश्माई प्रधान सत्ता है, इसका अर्थ एक ईश्वर का वरदान समझ लीजिए। ट्रॉलेस करिश्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और वेबर ने इसको समाजशास्त्री रूप दिया, और यह परंपरागत और आधुनिक दोनों ही समाज में क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। राइट। अब आप में ये आया कि आगे समझने के लिए कि यह करिश्माई सत्ता किसी भी समाज में कब उत्पन्न होगी, तो यह तब उत्पन्न होती है किसी समाज में जब वह समाज किस दौर से गुजर रहा है, संकट के दौर से गुजर रहा होता है। अर्थात कि हम यह कह सकते हैं कि सत्ता संकट के कारण करिश्माई प्रधान सत्ता का जन्म होता है। ओके, अब ये जानना जरूरी था कि ये सत्ता संकट समाज संकट शब्द आया तो है क्या। तो जब किसी भी समाज में उपस्थित सत्ता के लोगों को संतुष्ट करने में असमर्थ रह जाती है। देखिए, अब ये समाज है, ये आपका एक सोसाइटी है। अब इस समाज में सत्ता ने कोई न कोई ने सत्ता धारण किया, तो सत्ता को जो धारण किया है उसका उद्देश्य क्या है। जैसे प्रजा नाम च सुखे राज्यम, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। राइट, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, लेकिन अब राजा जो है वह सत्ता को धारण किया हुआ है। राइट, तो अब ये जो राजा है वह क्या हुआ कि समाज में उपस्थित सत्ता के लोगों को संतुष्ट करने में असमर्थ रह गई है। मतलब कि वह राजा जो है प्रजा को संतुष्ट करने में असमर्थ हो गई, वह वहां पर खुशहाली नहीं दे पा रहा है। तब लोग यह मानने लग जाते हैं कि वह सत्ता उनके लिए किसी भी काम का नहीं है। तब उनको लग जाता है कि नहीं, यह राजा जो है वह हमारे किसी काम का नहीं है। ये आप ट्रेडिशनल में भी देख सकते हैं, आधुनिक में भी देख सकते हैं। आधुनिक में मान लो कि आपका आधुनिक समाज में क्या है, लोकतंत्र है। अब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजते हैं। अब सदन के बहुमत दल का नेता आपका पीएम हो गया। अब मान लीजिए कि वह आपके आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो आप यही सोचेंगे कि यह सत्ता मेरे किसी काम का है ही नहीं है। यह प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में उठेगा। तो यहां पर संकट, जो समाज संकट या सत्ता संकट क्या है, यह हमको समझना था कि जब किसी भी समाज में उपस्थित सत्ता के लोगों को संतुष्ट करने में असमर्थ रह जाती है, तब लोग यह मानने लग जाते हैं कि वह सत्ता
उनके लिए किसी काम का नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि समाज संकट में है। ओके, ऐसी स्थिति में समाज संकट में कहलाता है। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो वह प्रश्न करे। अब दोस्तों, समाज संकट में है। अब आप सोचो, समाज क्या है? संकट में है। समाज किस स्थिति में है? संकट में। तो जब समाज संकट में है तो उस समाज में रहने वाले लोग नेतृत्व की तलाश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? समाज क्या है? संकट में है। ऐसे में लोग एक नेतृत्व की तलाश प्रारंभ कर देते हैं। जो नेतृत्व उन्हें उस संकट के दौर से बाहर निकाल सके, उस नेतृत्व को जन सामान्य की तुलना में श्रेष्ठ मान लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि नेतृत्व कैसा है? करिश्माई है। कि नेतृत्व कैसा है? करिश्माई है। एवं यह नेतृत्व उन लोगों की आवश्यकताओं की क्या कर सकेगा? पूरा कर सकेगी। ठीक है। अब देखिए, अभी हमने देखा समाज संकट। आपको मैंने बताया कि सत्ता संकट की स्थिति में, समाज संकट की स्थिति में करिश्माई प्रधान सत्ता का जन्म होता है। समाज संकट को बताया। अब समाज संकट की स्थिति में है। अब जब समाज संकट में है तो हमें कोई न कोई नेतृत्व करता चाहिए ना, जो हमें उस संकट की स्थिति से क्या कर सके? बाहर निकाल सके। तो ऐसे में लोग एक नेतृत्व की तलाश क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। जो नेतृत्व उन्हें क्या करेगा? उस संकट के दौर से बाहर निकाल सकेगा। उस नेतृत्व को जन सामान्य की तुलना में श्रेष्ठ मान लेते हैं। जन सामान्य की तुलना में हम क्या मान लेते हैं? श्रेष्ठ मान लेते हैं। राइट? जन सामान्य की तुलना में हम क्या मान लेते हैं? श्रेष्ठ मान लेते हैं। मतलब कि उस समाज में रहने वाले जो जन हैं, भाई करिश्माई व्यक्तित्व कैसे पता चलेगा? उस समाज में रहने वाले लोगों में उसके व्यक्तित्व में एक अलग प्रवृत्ति दिखाई दे, जो औरों से बिल्कुल क्या हो? भिन्न हो।
तो उस नेतृत्व को जन सामान्य की तुलना में हम क्या मान लेते हैं? श्रेष्ठ मान लेते हैं, उसकी भिन्नात्मक प्रवृत्ति के कारण। अब वे यह मान लेते हैं कि नेतृत्व कैसा है? करिश्माई है, एवं यह नेतृत्व उन लोगों की आवश्यकताओं को क्या कर सकेगी? पूरा कर सकेगी। आप देखिए गांधी जी, गांधी जी जैसे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस, कार्ल मार्क्स, हिटलर, ईटीसी। ठीक है, गांधी जी कहां के रहने वाले हैं? सभी को पता है ना, सभी को पता है ना कि गांधी जी कहां के रहने वाले हैं? ये तो पता ही होगा ना, कमेंट कर दीजिएगा गांधी जी कहां के रहने वाले हैं। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना एक व्यक्तित्व को दिखाकर भारत वापस लौटे। अब क्या हुआ कि एक उनका इमेज भारतीय समाज में बन गया था, लेकिन जरूरत थी, उस वक्त समाज क्या था? संकट के दौर में स्थित बिल्कुल व्याप्त था। अंग्रेज हमें हमेशा लगातार लूटते चले आ रहे थे। तो गांधी जी ने एक अब देखिए नेतृत्व करता, चंपारण सत्याग्रह आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पढ़ाया भी हूं। तो चंपारण सत्याग्रह में एक नेतृत्व के रूप में गांधी जी ने एक बेस्ट भूमिका दी, और उस करिश्माई नेतृत्व को लोगों ने क्या हुआ? वॉच किया। तो ये गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, हिटलर जर्मनी का, ये सब एक करिश्माई नेतृत्व के लोग थे। ये सब लोग इस श्रेणी में आते हैं, सभी लोग इस श्रेणी में आते हैं, राइट? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करे। सभी लोग इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है? यहां पर कोई समस्या? सभी लोग, ये सभी नेतृत्वकर्ता आपके इस करिश्माई नेतृत्व की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? तो एक करिश्माई नेता को करिश्माई नेता को एक करिश्माई नेता को एक करिश्माई नेता क्या करता है? लोगों को क्या करता है? लोगों को प्रत्यक्ष भावनात्मक आवाहनों के माध्यम से, प्रत्यक्ष भावनात्मक आह्वानों के माध्यम से क्या करता है? लामबंद करता है। लामबंद करता है, ठीक है? तो जो एक करिश्माई नेता होता है वह लोगों को क्या करता है? प्रत्यक्ष भावनात्मक, मतलब कि डायरेक्ट एक इमोशन आवाहन करेगा, और इसके माध्यम से क्या करता है? लोगों को लामबंद करता है, ठीक है? तो ये चीजें देखिए, ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो अतः अगर हम यह कह सकते हैं कि यहां अनुपालन का आधार कैसा है, तो यहां पर अनुपालन का आधार एक इमोशन है, भावनाएं हैं। अतः यहां अनुपालन का आधार अनुपालन का आधार
क्या है, भावनाएं होती हैं। ठीक है, कैसे भावनाएं? तो जो करिश्माई नेता होता है वह लोगों को प्रत्यक्ष भावनात्मक आवाहनों के माध्यम से क्या करता है, लामबंद करता है। लेकिन दोस्तों करिश्माई सत्ता का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, यह चीज आपको पता होना चाहिए। करिश्माई सत्ता का स्वरूप अस्पष्ट नहीं होता। ठीक है, अस्पष्ट नहीं होता। ठीक है, और इसमें एक अस्पष्ट अधिक्रम भी नहीं होता है। इसमें एक अस्पष्ट अधिक्रम भी नहीं होता। इस सत्ता में नेतृत्व के अलावा, इस सत्ता में नेतृत्व के अलावा जिस किसी के पास भी कुछ प्राधिकार होता है, वो या तो स्वयं क्या होते हैं, करिश्माई होते हैं, करिश्माई होते हैं, अथवा नेतृत्व से क्या प्राप्त करते हैं, करिश्मा को। अब ये ना सोच लेना कि करिश्मा कपूर को प्राप्त करते हैं। आप अच्छा नेतृत्व करेंगे तो आपको करिश्मा कपूर मिल जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसा प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई होगी। तो स्वयं करिश्माई होते हैं अथवा नेतृत्व से करिश्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो करिश्माई सत्ता है उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है, न ही यहां पर कोई अधिक्रम है कि जो आपको अधिकारी तंत्र में एक अधिक्रम दिखाई देता था कि हर एक लोग एक दूसरे से अपने से ऊपर के अधिकारी के साथ आदेश को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा यहां पर कोई अधिक्रम मौजूद नहीं है। और इस सत्ता में नेतृत्व के अलावा जिस किसी के पास भी कुछ अगर प्राधिकार होता है तो वे या तो स्वयं करिश्माई होते हैं, उस करिश्माई व्यक्तित्व से वो अपने प्राधिकार को प्राप्त करते हैं, अथवा वह नेतृत्व करके उस करिश्मा को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों ये करिश्माई सत्ता में कोई लिखित नियम भी नहीं होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो करिश्माई सत्ता में लिखित नियम नहीं होते हैं। तो ये लोग जो है ना अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, तो ये सब अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वे अपने वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्ति के लिए धर्मार्थ
चोरी डकैती आदि पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर वेबर साहब कहते हैं कि ये जो करिश्माई सत्ता है इसमें कोई लिखित नियम नहीं है कि यहां पर लिखित नियम मौजूद है कि आपको इस प्रकार से कार्य संचालन करना है, और ये सब अपने वित्तीय आवश्यकता को जो है पूर्ति के लिए ये क्या किसका सहारा लेंगे? धर्मार्थ का सहारा लेंगे, चोरी का, डकैती का, ये आदि पर क्या हो जाते हैं? आश्रित होते हैं। अब वेबर साहब आगे कहते हैं कि जो करिश्माई सत्ता है, ठीक है, वो आंतरिक रूप से क्या है? अस्थिर होती है। तो वेबर जी आगे बहुत अच्छी बात कहते हैं। वेबर के अनुसार करिश्माई सत्ता आंतरिक रूप से क्या होती है? अस्थिर होती है, और यह समस्या तीन महत्वपूर्ण कारणों से देखी जाती है। ठीक है, अब यहां पर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देखिए करिश्माई सत्ता जो है वो आंतरिक रूप से अस्थिर है, मतलब कि स्थिरता यहां मौजूद नहीं है, अस्थिर रूप से है, और यह समस्या तीन महत्वपूर्ण कारणों से यह देखी जाती है। फिर आगे वेबर जी कहते हैं कि यदि उस जो करिश्माई नेता है उसका एक करिश्मा नेतृत्व बार बार असफल हो जाए, अब मतलब कि ये जो तीन उन्होंने महत्वपूर्ण कारण दिए, अब उन कारणों में मैं प्रथम कारण पर चर्चा कर रहा हूं। तो पहला, यदि उस करिश्माई नेता का, ठीक है, यदि उस करिश्माई नेता का करिश्मा बार बार असफल हो, तब अनुयायियों को यह समझ आ जाता है कि यह नेतृत्व उनके किसी काम का नहीं है, उनके किसी भी काम का नहीं है, काम का नहीं है, अतः ऐसे में वे उस नेतृत्व का साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये पहला, वेबर साहब कहते हैं कि देखिए ये जो करिश्माई सत्ता है आंतरिक रूप से अस्थिर है, यह समस्या जो है तीन महत्वपूर्ण कारणों के कारण इसकी अस्थिरता देखने को मिलती है कि यह कितना अस्थिर है।
पहला जो उन्होंने समस्याओं को दिखाया, उनका कहना है कि यदि उस करिश्माई नेता का, जो समाज को संकट के दौर से निकाल रहा है, ठीक है, सत्ता संकट की स्थिति में है और वह नेतृत्व करता एक करिश्माई रूप से विद्यमान है, यदि उस करिश्माई नेता का करिश्मा बार बार असफल हो, कितना भी आंख मार रहे हो लेकिन फिर भी असफलता मिल रही है, भाई गाना फेमस है ये। तो यदि उस करिश्माई नेता का करिश्मा बार बार असफल हो, तब अनुयायियों को यह समझ आ जाता है, जो जिन्होंने उस करिश्माई नेता को अपने जनसामान्य की तुलना में श्रेष्ठ माना था, अब उन जनसामान्य अर्थात कि अनुयायियों को यह समझ आ जाता है कि यह नेतृत्व उनके किसी काम का है ही नहीं। अतः ऐसे में वे उस नेतृत्व का साथ क्या करते हैं, छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। राइट। दूसरी समस्या यह है कि दूसरी समस्या यह है कि करिश्माई सत्ता संकट के दौर में उत्पन्न होती है। अतः जैसे ही वह संकट क्या होता है, समाप्त हो जाता है, अब देखिए संकट क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो यह सत्ता किसी काम का नहीं रह जाती है, सत्ता किसी काम का नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी समस्या बताते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, और इसका संबंध हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसको आपको अभी मैं बताऊंगा। दूसरी उन्होंने समस्या यह बताया कि ये जो करिश्माई सत्ता है, वो तो आपको पता ही है संकट के दौर में उत्पन्न होता है। वह संकट का दौर आप कांग्रेस को मान लीजिए, ठीक है, कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन जन्म लिया, जहां पर एक करिश्माई नेतृत्व के नेता मौजूद थे। अभी आपको बताता हूं। अतः जैसे ही वह संकट समाप्त हुआ, देश आजाद हो गया, अब वह कांग्रेस का किसी का कोई काम रह गया, तो सत्ता जो है किसी काम का नहीं रह जाती है। तो अब काम का नहीं रह जाती है, तो इसका मतलब उसको खत्म कर दिया जाए, परंतु इसका समाधान है, परंतु इस समस्या का क्या है, समाधान है। क्या समाधान है, तो समाधान में करिश्माई सत्ता को किसमें, तार्किक विधिक सत्ता, तार्किक विधिक सत्ता में अथवा पारंपरिक सत्ता में परिवर्तित किया जा सकता है।
अर्थात कि करिश्माई सत्ता को हम दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है। अर्थात करिश्माई सत्ता को दैनिक जीवन का, ठीक है, सत्ता को दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है। और इसी को करिश्मा का, इसे करिश्मा का सामान्यीकरण कहा जाता है। सामान्यीकरण कहा जाता है। ठीक है, समझिए थोड़ा। अब वेबर साहब बताते हैं दूसरी समस्या। प्रथम समस्या तो आप लोगों ने जान लिया, अब दूसरी समस्या में वह बताते हैं। तो बताते हैं कि करिश्माई सत्ता संकट के दौर में उत्पन्न होती है। बिल्कुल, जो करिश्माई सत्ता है वो किस दौर में उत्पन्न होती है? तो संकट के दौर में उत्पन्न होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्रिटिश समाज के दौरान जो आपका भारतीय समाज था वो संकट के दौर में बिल्कुल विद्यमान था। ठीक है, अतः जैसे ही वह संकट समाप्त हो जाता है, सत्ता किसी काम का नहीं रह जाती है। तो वो जो करिश्माई सत्ता था संकट के दौर में उत्पन्न हुआ, तो जो आप लोग देखते हैं ना कांग्रेस को, जो अखिल भारतीय स्तर पर एक क्या है, संगठन है। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर। तो अब करिश्माई सत्ता किस दौर में उत्पन्न हो रहा है? संकट के दौर में उत्पन्न होता है। तो ये करिश्माई सत्ता अर्थात कि कांग्रेस का जन्म किस दौर में हुआ? तो संकट के दौर में हुआ। राइट, यहां पर समझ चुके हैं। अब जैसे ही वह संकट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब ये जो कांग्रेस का जन्म हुआ, यहां पर जो नेता थे वो करिश्माई नेता थे। अब क्या हुआ कि संकट समाप्त हो गया, देश आजाद हो गया। तो वेबर साहब कहते हैं कि यह सत्ता किसी काम का रह ही नहीं जाती है। भाई अब आजाद हो गए तो अब यह किसी काम का नहीं रह गया। तो अब यहां पर कहा गया है करिश्माई सत्ता को तार्किक विधिक सत्ता के रूप में क्या कर दिया जाएगा, या पारंपरिक सत्ता के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात कि करिश्माई सत्ता को हम किसका हिस्सा बना लेंगे? दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है और इसे हम करिश्मा का सामान्यीकरण करते हैं। तो अर्थात कि कांग्रेस को हमने किस में बदल दिया? राजनीतिक दल के रूप में। ठीक है, सिंपल सिंपल तरीके से इस लाइन का अर्थ, करिश्माई सत्ता संकट के दौर में उत्पन्न होती है, अर्थात कि ब्रिटिश शासन काल में कांग्रेस का जन्म और उसके नेता जो थे वो एक करिश्माई नेतृत्व के थे। जैसे ही वह संकट समाप्त हुआ, भारत तो क्या हो गया? आजाद हो गया। तो आजाद के बाद इस कांग्रेस का क्या हो गया? अब किसी काम का नहीं रह गई। परंतु कहते हैं कि इस समस्या का क्या है? समाधान है। अब करिश्माई सत्ता को क्या किया जाएगा? तार्किक विधिक सत्ता में अथवा पारंपरिक सत्ता में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात करिश्माई सत्ता को दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये करिश्माई था, इस कारण कांग्रेस को किसमें? राजनैतिक दल में चेंज कर दिया गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो वह कमेंट कर सकता है। तो आगे चला जाए, थोड़ा जल पी लिया जाए।
तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरी समस्या में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, तीसरी समस्या में आते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने तीसरी समस्या पे। ठीक है, ये अब आप लोगों का दूसरी समस्या पर चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरी समस्या में जब उत्तराधिकार की समस्या है, तीसरी समस्या कैसी समस्या है? उत्तराधिकार की समस्या है। क्या हुआ कि करिश्माई नेता के मृत्यु के बाद, करिश्माई नेता के मृत्यु के बाद एक, अब क्या होगा, उचित उत्तराधिकारी खोजना कठिन हो जाता है। उचित उत्तराधिकारी खोजना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। अब आप लोग हंसिएगा मत कि पता चला जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इन सब के मरने के बाद राहुल गांधी की आपको याद आए। तो थोड़ा, तो क्या हुआ, तीसरी समस्या है कि उत्तराधिकार की समस्या आपका क्या है, थर्ड समस्या है। अब करिश्माई नेता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब उसके बाद एक उचित उत्तराधिकारी खोजना कठिन हो जाता है, अर्थात कि उसके मृत्यु के बाद एक उचित उत्तराधिकारी मिल नहीं पाता है ना। जैसे अभी सत्यम सर से डिस्कशन हुआ तो पता चला कि एक अच्छा बाप का एक अच्छा पुत्र मिलना बड़ा कठिन कार्य है, और एक बुरे बाप का बहुत बुरा पुत्र भी मिलना बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है कि उत्तराधिकार की समस्या में करिश्माई नेता मर गया है। अब जैसे राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी के अंदर एक करिश्माई नेतृत्व था, मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद ये नहीं है कि राहुल गांधी भी वही करिश्मा रखे रहे, तो क्या है, उत्तराधिकारी खोजना कठिन हो जाता है। तो वेबर ने कहा कि इस समस्या का भी क्या है, समाधान है। इस समस्या का समाधान है। क्या काम किया जाएगा, नेता की करिश्मा को, नेता के करिश्मा को उसके कार्यालय में, ठीक है, कार्यालय में या कहें कार्यालय के करिश्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसके उपरांत जो भी उस कार्यालय में पदासीन होता है, पदासीन होता है, समान रूप से करिश्माई
मान लिया जाता है। ठीक है, तो तीसरी समस्या में वेबर साहब ने बताया कि उत्तराधिकार की समस्या होती है। अब जो करिश्माई नेता था वो मर गया, अब उसके लिए एक उचित उत्तराधिकारी खोजना कठिन हो जाता है। मान लीजिए कि ईसा मसीह एक करिश्माई नेतृत्व था। ईसा मसीह के अंदर क्या था? एक करिश्माई नेतृत्व था कि नहीं दोस्तों? था। अब ईसा मसीह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब उनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी क्या हो गया? खोजना कठिन हो गया। ठीक है, अब ईसा मसीह का उत्तराधिकारी मिलना कठिन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो कहें कि देखिए इस समस्या का समाधान है। ठहर जा, ठहर जा, कहां भाग रहा है? समाधान है। नेता की करिश्मा को उसके कार्यालय की करिश्मा में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात कि ईसा मसीह की करिश्मा को चर्च की करिश्मा में, चर्च की करिश्मा में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। जा सकता है कि नहीं? अर्थात कि ये कार्यालय हो गया चर्च, वहां पे जाते हैं, ओ गॉड, लोग लॉकेट भी पहने रहते हैं ना, तो जाते हैं, प्रे करते हैं, हर एक चीज करते हैं। मैं तो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा हूं तो जानता हूं। तो क्या है कि अब ईसा मसीह की मृत्यु हो गई, उनका उत्तराधिकारी खोजना कठिन कार्य है। तो समाधान ये है कि नेता के करिश्मा को उसके कार्यालय की करिश्मा में क्या कर दो भाई? चेंज कर दो। तो अब ईसा मसीह की करिश्मा को क्या कर दिया गया? चर्च की करिश्मा में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसके उपरांत जो भी उस कार्यालय में पदासीन होता है समान रूप से क्या मान लिया जाता है? करिश्माई मान लिया जाता है। अब जैसे वहां पे चर्च में देखते हैं ना, कौन हो रहते हैं? गॉड फादर रहते हैं, फादर रहते हैं ना, फादर रहते हैं ना। अब फादर को एक समान रूप से करिश्माई मान लिया जाता है क्योंकि उस कार्यालय में वो क्या है? पदासीन है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें क्लियर हुई है कि नहीं। सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे ही पोप में भी होता है, जो पोप में पदासीन होता है ना, उसको भी समान रूप से करिश्माई मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरी समस्या थी। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकता है। मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ओके, चलिए अब आते हैं तार्किक विधिक सत्ता में। तार्किक विधिक सत्ता। ठीक है, यह जो है वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता के विभिन्न प्रारूपों में, विभिन्न प्रारूपों में कैसा प्रारूप है? आज गर्मी ज्यादा है, तीसरा प्रारूप है। विभिन्न प्रारूपों में कैसा प्रारूप है? तीसरा प्रारूप है। ठीक है, और यह दोस्तों कैसी क्रिया से संबंधित है? तो यह लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया से संबंधित है, और आपको लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया पढ़ा चुका हूं। लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया से संबंधित है। लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया
से संबंधित है। अब लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया, सामाजिक क्रिया जब आप लोग को पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि एक लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया होती है, एक मूल्य उन्मुख तार्किक क्रिया होती है, एक ऐतिहासिक होती है, एक पारंपरिक। तो अब इस लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया में लक्ष्य जो होता है, वो लक्ष्य का चयन जो है वह तार्किक रूप से होता है। आपको बताया हूं, लक्ष्य का चयन तार्किक रूप से, ठीक है, तार्किक रूप से। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन का चयन है वह भी कैसे होता है, तार्किक रूप से होता है। साधन का चयन कैसे होता है, तार्किक क्रिया से, तार्किक रूप से, ठीक है। तो यहां तार्किक विधिक सत्ता को हम लोग समझ रहे हैं, यह सत्ता के प्रारूप में तीसरा प्रारूप है, थर्ड। पहला हम लोग जान चुके हैं, दूसरा, पहला पारंपरिक, दूसरा करिश्माई, तीसरा तार्किक विधि। अब इसमें वेबर ने कहा कि यह लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया से संबंधित है। लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया में आपको बताया हूं कि लक्ष्य का चयन कैसे होता है, तार्किक रूप से। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन का चयन होता है वह भी कैसे होता है, तार्किक रूप से होता है। अब वेबर के अनुसार हर पारंपरिक, वेबर के अनुसार हर पारंपरिक समाज धीरे धीरे तार्किक विधिक सत्ता की ओर विधिक सत्ता की ओर क्या है, अग्रसर है, अग्रसर है। और तार्किक विधिक सत्ता आधुनिक वृहद औद्योगिक समाज के चरित्र हैं। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हर पारंपरिक समाज, आज हर एक ट्रेडिशनल समाज धीरे धीरे तर्क की ओर जा रहा है। आप लोग यह मानते हैं? क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान का प्रसार होगा, पुराने रूढ़िवादी सोच का दमन होगा, लोग तर्क कुतर्क करना प्रारंभ करेंगे, लोग प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे, कब, क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो उसका हर एक जवाब उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हम जब प्रश्न करते हैं तो उसके जवाब को जब ढूंढते हैं तो उस जवाब को हम तार्किक रूप से स्वीकार करेंगे। तो जैसे अब वेबर कहते हैं कि हर पारंपरिक समाज अब धीरे धीरे तार्किक विधिक सत्ता की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। और तार्किक विधिक सत्ता आधुनिक वृहद औद्योगिक समाज की क्या है, चरित्र है, राइट। इसके क्या है, चरित्र है। यह सत्ता किस पर, तार्किकता पर आधारित है। यह सत्ता किस पर आधारित है, तार्किकता पर आधारित है। अर्थात कि तार्किक विधिक सत्ता किस पर, तार्किकता पर आधारित। अर्थात कि हम कह सकते हैं कि अनुपालन का आधार जो है यहां पर
तार्किकता से परिपूर्ण है। ठीक है, अर्थात अनुपालन का आधार कैसा है? अनुपालन का आधार तार्किकता है। ठीक है, जिन लोगों पर इस सत्ता का क्या होता है? प्रयोग होता है। जिन लोगों पर इस सत्ता का प्रयोग होता है वे इसकी वैधता क्या करते हैं? स्वीकार्य करते हैं। ठीक है, यह जो सत्ता है यह किस पर आधारित है? तार्किकता पर। अर्थात कि अनुपालन का आधार कैसा होगा? तार्किक रूप से होगा, कोई दबाव से परिपूर्ण नहीं होगा कि यहां पर एक बना दिया गया है कि दादा जो है वह सब कुछ सर्वे सर्वा है, उन्हीं के आधार पर सब कुछ निर्धारित होगा, जिसमें हो सकता है किसी इच्छाओं का दमन होता हो सकता है कि उसके भावनाओं का दमन होता हो सकता है कि उसके ऊपर शोषण होता हो, लेकिन उनके अनुसार चले नहीं। क्या होगा कि यहां अनुपालन का आधार तार्किकता होगा। जिन लोगों पर इस सत्ता का प्रयोग है वे इसकी वैधानिक वैधता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। अब यह जो सत्ता है यह सत्ता तार्किकता के आधार पर तैयार किए गए नियमों पर आधारित होता है। नियमों पर आधारित होता है, न कि भावनाओं पर, न कि इमोशन पर। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है कि जो तार्किक विधिक सत्ता आप देख रहे हैं, यह पहली चीज तो तार्किकता, यह सत्ता तार्किकता का आधार पर तैयार किए गए नियम पर। अब मान लो आज के समय में दादा जो है वह अपने बहू को मान लो कि एक झापड़ मार दी, तो अगर वह चाहेगी कि भाई मेरे ऊपर इन्होंने किसी भी प्रकार का अत्याचार किया, तो हो सकता है कि वह उन पर कार्रवाई करे। तो यहां पर ये भावनाएं नहीं कि दादा है तो मार दिए, भावनाएं नहीं, इमोशन नहीं, दादा है मार दिए और उनका विरोध करना यह बिल्कुल गलत है। कुलवधू हो ना, ठीक से रहो। तो ये पहले था। अब परंपरागत सत्ता किस पर हो रही है? तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित हो रही है। अगर वह चाहेगी तो वह उन पर कार्रवाई कर सकती है। तो यहां पर भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब यह जो नियम है, यह नियम न सिर्फ जिम्मेदारियों, यह नियम न सिर्फ जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं, बल्कि उस सत्ता के की सीमा भी निर्धारित करते हैं कि आपकी सीमा क्या है। सीमा भी निर्धारित करते हैं और इसमें आपको अधिकारियों का एक अधिक्रम दिखाई देगा।
करिश्माई प्रधान सत्ता में आपको अधिकारियों का अधिक्रम नहीं दिखाई देता था, वो करिश्माई प्रधान सत्ता इमोशन पर था। लेकिन यह जो सत्ता है यह इमोशन पर नहीं है, भावनाओं पर आधारित नहीं है, तार्किकता पर है। तो इसमें अधिकारियों का एक अधिक्रम होता है, अधिकारियों का एक अधिक्रम होता है, अधिक्रम होता है। इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति इनके योग्यता एवं क्षमता पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो सत्ता है किस पर, तार्किकता के आधार पर तैयार किए गए नियम कानून पर आधारित होता है, कोई इमोशन का स्थान नहीं है कि ये हमारे दादा है, बाबा है, जाने दो, क्या कर रहे हो, ये सब नहीं। यह नियम न सिर्फ जिम्मेदारियों को परिभाषित करते बल्कि उस सत्ता की सीमा भी निर्धारित करते कि आपकी भी सीमा है, सीमा के ऊपर आप नहीं जा सकते हो कि सीमा के ऊपर जाकर आप कार्य करोगे तो आप पर भी कार्यवाही होगा। और इसमें अधिकारियों का एक अधिक्रम दिखाई देगा, जो निम्न वाला है अपने ठीक उच्च वाले से आदेश को प्राप्त करेगा। ठीक है, और इनकी नियुक्ति मतलब कि आप लोग क्या है, प्रशासक है, अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक तकनीकी परीक्षा देंगे, पास करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, फिर साक्षात्कार, तब आप ट्रेनिंग लेंगे, तब जाकर आप पद ग्रहण करेंगे। तो आपकी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर आपको आपका पद प्राप्त होता है। तो इनकी नियुक्ति योग्यता और क्षमता पर क्या होती है, आधारित होती है। अब तार्किक विधिक सत्ता में विधिक सत्ता में, ठीक है, सत्ता व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, नहीं होती है। सत्ता एक कार्यालय की होती है, अब आप डीजीपी हो गए हो तो कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, डीजीपी हो तो कुछ भी आप कर लेंगे, किसी को गोली मार देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे, अपने भाई को छोड़वा देंगे, या नेपोटिज्म की कार्यप्रणाली चल रही है, भाई भतीजावाद चल रहा है, नहीं। तो मतलब कि यहां पर आपको व्यक्ति विशेष की नहीं दिखाई देगी कि किसी व्यक्ति विशेष का यहां पर पीएम जो है वो सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप किसी भी कानून का उल्लंघन करेंगे या एक भिखारी कानून का उल्लंघन करेगा तो दोनों एक समान है, पीएम या आपका कोई भिखारी, दोनों एक ही अपराध करते हैं तो दोनों को एक ही सजा मिलेगी, विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14। तो सत्ता को क्या कर दिया गया, एक कार्यालय की सत्ता, एक कार्यालय की होती है। अब एक व्यक्ति विशेष के पास, एक व्यक्ति विशेष के पास एक व्यक्ति विशेष के पास सत्ता इसलिए दिखती है, इसलिए दिखती है क्योंकि उस कार्यालय में, क्योंकि उस कार्यालय में क्या होता है,
पदासीन होता है। अर्थात कि एक व्यक्ति विशेष के पास जो सत्ता आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहां समझिए। वन मिनट, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जहां थे वहीं से आते हैं। एक व्यक्ति के पास सत्ता इसलिए दिखती है, सत्ता इसलिए दिखती है क्योंकि वह उस कार्यालय में, क्या होता है, पदासीन होता है। उस कार्यालय में क्या होता है, पदासीन होता है। जैसे ही वह उस कार्यालय का क्या कर देगा, परित्याग कर देता है। जैसे ही वह उस कार्यालय का परित्याग कर देता है, सत्ता उसके पास से स्वतः चली जाती है। ठीक है, जाती है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि तार्किक विधिक सत्ता में व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। जो आप तार्किक विधिक सत्ता देख रहे हैं, यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। ठीक है, अभी इसके पहले वो आपका कट हो गया, तो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। सत्ता जो है एक कार्यालय की होती है। अब एक व्यक्ति के पास सत्ता दिख रही है आपको कि डीजीपी तो यार ये सत्ता धारण की है, तो वह उस कार्यालय में पदासीन है, अर्थात कि वह डीजीपी का पद क्या किया है, अपने योग्यता और क्षमता के आधार पर धारण किया है। पीएम जो धारण किया है क्योंकि उसके पास एक जनादेश है, जनता ने उसको अपना बहुमत दिया है ना। लेकिन पीएम साहब जैसे ही जनादेश खत्म होता है, किसी और को बहुमत मिली है, तो आपकी सत्ता चली जाएगी। डीजीपी साहब आप जैसे ही उस कार्यालय को छोड़ेंगे, आप रिटायर हो गए या ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गए या सस्पेंड हो गए, तो आपका प्राधिकार खत्म हो जाता है। तो सत्ता उसके पास स्वतः क्या होती है, चली जाती है। अतः एक सेनानायक पीएम, जज, पुलिसकर्मी इन इत्यादि के पास क्या है, तार्किक विधिक सत्ता है। विधिक सत्ता होती है। अब वेबर के अनुसार अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए तार्किक विधिक सत्ता एक विशिष्ट प्रकार की संगठनात्मक संरचना को जन्म देती है। संगठनात्मक संरचना को
क्या देती है, को जन्म देती है। और इस संगठन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अधिकारी तंत्र, जिसको मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। वेबर आगे कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो तार्किक विधिक सत्ता एक विशिष्ट प्रकार की क्या देती है, संगठनात्मक संरचना को जन्म देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिकारी तंत्र कहते हैं। यहां तक आपको किसी को दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो पारंपरिक सत्ता से तार्किक विधिक सत्ता में परिवर्तन रातों रात संभव तो है नहीं, परिवर्तन रातों रात संभव नहीं है। क्या संभव है, क्या यह अकस्मात तो नहीं हो सकता है, यह अकस्मात नहीं हो सकता है, यह निरंतर एक प्रक्रिया है, यह निरंतर एक क्या है, प्रक्रिया है। और इस दौरान समाज किसमें होता है, संक्रमण के दौर में रहता है, संक्रमण के दौर में क्या करता है, रहता है। अतः पारंपरिक सत्ता एवं तार्किक विधिक सत्ता दोनों का सह अस्तित्व देखा जा सकता है, दोनों का सह अस्तित्व देखा जा सकता है। ऐसे समाज में तार्किक विधिक सत्ता को भी पारंपरिक सत्ता क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करिए, समझा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए, समझा रहे हैं, बस 1 मिनट, ठीक है, जल्दी से नोट करिए सभी लोग। तो अब आप लोगों ने क्या समझ लिया कि यह जो पारंपरिक सत्ता से तार्किक विधिक सत्ता में परिवर्तन रातों रात, क्या रातों रात संभव है कि रातों रात हो जाए, आपसे अचानक फोन किया गया, देखिए अभी आप पारंपरिक सत्ता में रह रहे थे, अब आपका तार्किक विधिक सत्ता में परिवर्तित कर दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातों रात कुछ संभव हो जाए, तो यह अकस्मात नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जैसे भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को भारत क्या था भाई, 14 अगस्त 1947 को भारत एक गुलाम देश था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आजाद देश हो गया, लोकतंत्र भारत में आ गया। तो लोकतंत्र भले हमने एक लिखित रूप से अपना लिया है लोकतंत्र को, लेकिन फिर भी वहां पर हमारे परंपरागत रूप से जाति धर्म इन सब वोट में आप देखते हैं ना, वो तो विद्यमान रहा ना, तो कैसे हम कह दें कि हम तार्किक विधिक सत्ता में आ गए, ठीक है।
तो पारंपरिक सत्ता से तार्किक विधिक सत्ता में परिवर्तन रातों रात तो कभी संभव नहीं है। यह अकस्मात नहीं हो सकता, यह निरंतर एक प्रक्रिया है। इस दौरान समाज क्या है, संक्रमण के दौर में रहता है। संक्रमण का मतलब कि कुछ परंपरागत, कुछ आधुनिक, कुछ परंपरागत, कुछ तार्किक विधिक सत्ता, तो एक संक्रमण। अतः पारंपरिक सत्ता एवं तार्किक विधिक सत्ता दोनों का सह अस्तित्व देखा जा सकता है, दोनों का सह अस्तित्व दिखाई देगा। ऐसे समाज में तार्किक विधिक सत्ता को पारंपरिक सत्ता क्या करती है, प्रभावित करती है, करेगी कि नहीं करेगी। यह सह अस्तित्व आप देखिए भारतीय राजनीति के लोकतंत्र में, आप देखिए जाति, धर्म, वंशवाद की भूमिका, इन सब चीजों को आप साथ में देख सकते हैं। इस सह अस्तित्व का ही प्रमाण है कि नहीं है, आप बताओ, कमेंट करके बताओ, है कि नहीं। आज भी हमारे यहां जाति के आधार पर वोट हो रहा है, वंश, आपको यहां पर भाई भतीजावाद देखने को मिलता है कि नहीं। आप तार्किक विधिक सत्ता, आपका सत्ता कैसी है, तार्किक विधिक सत्ता है, लेकिन भाई भतीजावाद क्यों है। अब जैसे मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, मैं समाजवाद की प्रक्रियाओं से आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए, मैं किसी पार्टिकुलर किसी मतलब कि मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी पार्टी को हतोत्साहित करूं, मैं बता रहा हूं। जैसे एक बार योगी जी का इंटरव्यू देख रहे थे, तो उन्होंने कहा किस बात की आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, अभी तक तो आपके यहां हर एक प्रक्रिया तो भाई भतीजावाद की तरह है। मुखिया देखो, आपके भाई भतीजावाद की प्रक्रिया तक है, चीफ मिनिस्टर भी भाई भतीजावाद की प्रक्रिया है। जिनके अंदर योग्यता है वो तो सामने नहीं आ रहे हो, बात कर रहे हैं आप समाजवाद की। तो एक मैं इस एग्जाम्पल को एक जोड़ रहा हूं। तो ये जो बता रहा हूं, तार्किक विधिक सत्ता में भाई भतीजावाद का उपस्थित होना भी तार्किक विधिक सत्ता एवं पारंपरिक सत्ता का सह अस्तित्व का प्रमाण है। जो यहां पर आपने देखा कि दोनों का सह अस्तित्व देखा जा सकता है, तो यह दोनों सह अस्तित्व के रूप में भाई भतीजावाद दिखाई दे रहा है कि नहीं है। तो तार्किक विधिक सत्ता से संबंधित कार्यालयों में जो पदासीन अधिकारियों द्वारा अपने प्राधिकार का जो उल्लंघन भी इसका एक उदाहरण होता है। कार्यालय में निवास है, लेकिन जो प्राधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, कार्यालय में उस जो तार्किक विधिक सत्ता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों के तहत कार्य नहीं कर रहे हैं। जो एक घिसी पिटी, जो हमारे यहाँ ब्रिटिश रूप में जो भी सिस्टम व्याप्त थे, उनके आधार पर प्रक्रियाएं कर रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और नोट्स में सब कुछ है, जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको नोट्स तो मिला ही है, वहां पे देख लीजिएगा। आज आपका यह टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो गया, वेबर आपका समाप्त हो गया। जिन लोगों को एडमिशन लेना बिल्कुल ले सकते हैं, और एडमिशन बिल्कुल प्रारंभ है, आपके नए बैच भी स्टार्ट है। अब वेबर के बाद मिड से आप लोग का नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। जिनको लेना एडमिशन बिल्कुल जल्द से जल्द ले लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।